हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव हुआ बेअसर। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे रशिया के साथ भारत ने पहला मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर तुर्की में फिर एक बार भूकंप के तगड़े झटके, इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी पड़ी दरारें। बताएंगे कैसे तुर्की ने दोस्तों भारत का जमकर कृतज्ञता दिखाया है। दोस्तों, कहा हर टेंट हर कंबल के लिए भारत का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं। मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पश्चिमी देशों का दबाव बेअसर। रशिया से हथियार खरीदने में भारत पहले नंबर पर, 5 साल में खरीदे इतने हथियार। बता दे, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रशिया ने करीब $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत को सप्लाई किए हैं। भारत ने इस दौरान रशिया से $10 बिलियन के हथियार मांगे थे। रूस की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के हेड डिमिट्री शुगायेव ने बताया है कि भारत के अलावा चीन और कई साउथ ईस्ट एशियन देशों ने रूस से हथियार खरीदने में अपनी दिलचस्पी कम नहीं की। शुगायेव ने यह भी कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर खूब दबाव बनाया था कि वो रशिया से हथियार ना खरीदे। हालांकि भारत इन दबावों के आगे नहीं झुका और दोनों देशों के संबंधों को कायम रखा। उन्होंने ये भी बताया कि एशियाई देश रशिया के कुछ चुनिंदा हथियारों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एजेंसी ने बताया कि रशिया के 20% हथियारों को भारत अकेला ही खरीद रहा है। यूक्रेन जंग के कारण रशिया पर लगी पाबंदियों का भी दोनों देशों में होने वाली हथियारों की खरीद पर असर नहीं पड़ा। भारत पर समय समय पर पश्चिमी देश रशिया से तेल और हथियार न खरीदने का दबाव बनाते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी झंडे गाड़कर दिखा दिए हैं दोस्तों, और रशिया से हथियार खरीदने में नंबर 1 पर रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और सबसे स्वतंत्र नीति है, तो दोस्तों इसका श्रेय आप किसको देने वाले हैं? भारत के किस शख्सियत को? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। और दोस्तों, इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर किसी को यह आगाज हो सके कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नीति है। जी हाँ, चलते हैं एक और खबर की और, जहां पर एक चीनी गुब्बारे पर अमेरिका ने कर दिया भारी बवाल। ड्रैगन का बड़ा दावा, कहा 10 से ज्यादा अमेरिकी गुब्बारे उसकी सीमा में घुसे। जी हाँ दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति होती नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ने सोमवार को दावा किया है कि पिछले 1 साल में 10 से अधिक अमेरिकी गुब्बारे इजाजत के बिना उसके हवाई क्षेत्र में उड़े। ड्रैगन की यह प्रतिक्रिया अमेरिका के इन आरोपों के बाद आई है कि चीन दुनिया भर में निगरानी गुब्बारों को ऑपरेट करता है। चीन का आरोप अमेरिका की ओर से एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद आया है, जो अलास्का से दक्षिण कैरोलिना को पार कर गया था। इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया संकट पैदा हो गया है, जो दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिकी गुब्बारों के बारे में इस तरह का कोई विवरण नहीं दिया कि उनसे कैसे निपटा गया या ये सरकार से या सेना से संबंधित थे या नहीं। वांग ने कहा कि अमेरिकी गुब्बारों का अन्य देशों के हवाई क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करना भी आम बात है। अमेरिका को टकराव को भड़काने के बजाय पहले खुद पर विचार करना चाहिए और अपना रवैया बदलना चाहिए। जी हाँ, चीन का कहना है कि अमेरिका की ओर से मार गिराया गया गुब्बारा मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए बनाया गया मानव रहित हवाई यान था, जिसे रास्ते से ही उड़ा दिया गया। इसने यूएस पर इसे गिराकर अतिवादी प्रतिक्रिया करने का आरोप लगाया और प्रतिक्रिया में कार्रवाई करने की धमकी दी है। इस घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग की यात्रा रद्द कर दी थी, जिससे कई लोगों को उम्मीद थी कि ताइवान व्यापार, मानवाधिकारों और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाइयों को लेकर संबंधों में गिरावट पर विराम लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आपने देखा कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश दोस्तों चाइना पर ब्लेम कर ही रहे थे कि उसने गुब्बारे सारे देशों में भेजे हैं, तो इस बात को ढकने के लिए अब चाइना ने कह दिया है कि मेरे देश में तो 10 गुब्बारे अमेरिका ने भेजे थे, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। यानी कि दोस्तों, उस बात को ढकने के लिए चीन ने ये सबसे बड़ी चाल चली है। बहरहाल, क्या लगता है दोस्तों आपको? हमेशा की तरह चाइना अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय दोस्तों नया बखेड़ा खड़ा कर देता है, और ये इसकी पुरानी आदत है, और इसी वजह से पूरा विश्व चाइना से परेशान है। इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर सबसे अहम जरूरी खबर, तुर्की में फिर भूकंप के तेज झटके, इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी पड़ गई दरारें। बता दें, तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी दरारें पड़ गई हैं। कुछ और जगहों से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इस समय सावधानी बरतते हुए भारतीय सेना के जवान भी बिल्डिंग की जगह टेंट में रह रहे हैं। लोगों से भी यह अपील की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की और सीरिया में कुछ दिन पहले भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली थी। तबाही इस स्तर की हुई थी कि मौत का आंकड़ा 36,000 को भी पार कर गया है। अभी भी जमीन पर रेस्क्यू जारी है और लगातार शव बाहर निकाले जा रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन में भारत ने तुर्की की बड़ी मदद की है। एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गई हैं। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। भारतीय सेना ने तो तुर्की में अपने अस्पताल भी बना लिए हैं और जहां पर घायलों को उपचार मिल रहा है। कुछ दूसरे देश भी अपनी तरफ से तुर्की को सहायता भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि तुर्की ने भारत का आभार जताते हुए दोस्तों ऐसी बात कही है दिल छू लेने वाली। जी हाँ, तुर्की ने कहा हर टेंट हर कंबल के लिए भारत का दिल से शुक्रिया और भारत ने जो उनके लोगों को बचाया है, यानी हमारे लोगों को बचाया, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। वो कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। इस प्रकार से थैंक यू कहा गया है। भारत को बता दें जबरदस्त भूकंप के बाद मुश्किल हालात से जूझ रहे तुर्की ने एक बार फिर भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने सोमवार को भारत द्वारा राहत सामग्री भेजने के लिए आभार जताया। उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी को दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आया था। इनमें करीब 33,185 लोगों की मौतें हुई हैं और मृतक संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि तलाश दलों को और भी शव मिल रहे हैं। इस भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। फिरात सुनील ने ट्विटर पर लिखा कि भारत की तरफ तुर्की को इमरजेंसी में एक और मदद। उन्होंने आगे लिखा कि जरूरत के मुताबिक तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित इलाकों में सामान लेकर जाती है। तुर्की के राजदूत ने लिखा कि शुक्रिया भारत हर टेंट हर कंबल स्लीपिंग बैग्स बहुत अहमियत रखते हैं। हजारों भूकंप प्रभावितों के लिए ये बहुत मायने रखता है। बता दें कि ऑपरेशन दोस्त की 7वीं फ्लाइट रविवार को भूकंप प्रभावित सीरिया पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग मोस्ट वेलकम टू तुर्की जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां एरो इंडिया 2023 में पहली बार नजर आएगा अमेरिकी वायुसेना का F-35 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, एरो इंडिया 2023 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयर फोर्स के नवीनतम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान द स्टील्थी सुपरसोनिक मल्टी रोल F-35A लाइटनिंग 2 और F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर नजर आएगा। जी हाँ, अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास चेन्नई ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि अमेरिका के उत्साह में हिल वायु सैनिक अड्डे से यात्रा के बाद एक 35A लाइटनिंग 2 प्रदर्शन टीम अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। बयान में कहा गया है कि अलास्का के इल्सन वायु सैनिक अड्डे पर आए F-35A लाइटनिंग 2 को प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि F-35 का इंजन 43,000 पाउंड का प्रतिक्रिया बल यानी थ्रस्ट पैदा करता है, जिसको सेकंडों में उड़ाने में बहुत मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया 15 लड़ाकू विमान, DRDO का खतरनाक UAV, एरो इंडिया शो में क्या क्या है अपने भारत की तरफ से खास। दोस्तों आपको बता दें एरो इंडिया का 14वां एडिशन सोमवार से शुरू हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। शो का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने कहा कि आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं बल्कि ये इंडिया का स्ट्रेंथ भी है। जी हाँ, मोदी जी ने कहा था कि एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की अप्रोच को भी दिखाता है। एक समय था जब इसे केवल शो या सेल टू इंडिया की विंडो भर माना जाता था, लेकिन बीते वर्षों में देश ने इस नजरिए को बदल डाला है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ जहाँ रशिया से तत्काल निकल लो, कई खतरे हैं। जी हाँ, अमेरिका की नागरिकों को बड़ी हिदायत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, यूक्रेन रशिया युद्ध में अपने नागरिकों को पिसता देख अमेरिका ने उनसे स्वदेश लौटने की अपील की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रशिया में रहने के खतरे से आगाह कराया है। रशिया में जबरन की जाने वाली गिरफ्तारी और उत्पीड़न के जोखिम का हवाला देते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत रशिया छोड़ देने की बात कही है। मॉस्को में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को रशिया में रहने के खतरे से आगाह कराते हुए कहा कि रशिया में रह रहे या यात्रा कर रहे अमेरिकी नागरिकों को तत्काल वापस लौट जाना चाहिए। रशिया में जबरन अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दें अमेरिका ने बार बार अपने नागरिकों को रशिया छोड़ने की चेतावनी देता रहा है। इस तरह की आखिरी सार्वजनिक चेतावनी सितंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आंशिक लामबंदी का आदेश देने के बाद दी गई थी। दूतावास ने कहा कि रशिया में फर्जी आरोपों में अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनका उत्पीड़न किया गया है। कानूनी तौर पर उनसे निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार नहीं किया गया। दूतावास ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से अमेरिकी नागरिक धार्मिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्थानीय कानूनों को लागू किया है। वहां धार्मिक गतिविधि
गतिविधियों में लगे अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ संदिग्ध आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। यानी कि दोस्तों अब अमेरिका पूर्ण रूप से ये चाह रहा है कि रशिया में जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं या जो यात्रा करके रशिया जा रहे हैं वो तुरंत के तुरंत अपने स्वदेश लौट जाए, यानी अमेरिका लौट जाए। ऐसे में दोस्तों अमेरिका इसके पीछे कारण तो कुछ और दे रहा है, लेकिन जितना हम लोग अमेरिका को जानते हैं या विशेषज्ञ जानते हैं उनका कहना है कि इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन है, क्योंकि 24 फरवरी को रशिया बहुत बड़ा कोई हमला करने वाला है यूक्रेन पर, जो कि रशिया ने इसका पूर्व ऐलान कर दिया है दोस्तों। और ऐसे में अमेरिका भी ये चाह रहा है कि उसके सारे नागरिक रशिया से हट जाएं, जिससे हो सकता है कि अमेरिका भी हमला कर सके रशिया पर या यूक्रेन का साथ दें या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहरहाल वो तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन ईरान की दोस्ती क्या बनेगी अमेरिका की सिरदर्दी, जिनपिंग के बुलावे पर रईसी का बीजिंग दौरा। जी हां, खुफिया चीनी गुब्बारे के प्रकरण के बाद अमेरिका चीन पर बौखलाया हुआ है। अब दो अमेरिका के विरोधी राष्ट्र चीन और ईरान की राष्ट्रपति आपस में भी मुलाकात करने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मंगलवार से चीन में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रईसी चीनी राष्ट्रपति के बुलावे पर आ रहे हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक रईसी शी के से मुलाकात करेंगे और उनके प्रतिनिधि मंडल सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में ईरानी और चीनी व्यापारिक नेताओं और ईरानी प्रवासियों के साथ बैठक भी उनके यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है। रईसी की यात्रा से उन दो राजनीतिक और आर्थिक भागीदारों के बीच संबंधों को गहरा करने की उम्मीदें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध में हैं। दोनों नेता पिछले सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में मिले थे, जब शी ने ईरान के लिए चीन के समर्थन को रेखांकित किया था। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि जब ये दोनों राष्ट्रपति मिलते हैं दोस्तों तो अमेरिका को लेकर क्या बम फूटता है। बयानों का आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और फैमिली का मेंबर जरूर बनिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां माता वैष्णो देवी की कृपा से मिला अरबों का वहां पर खजाना। जी हां दोस्तों, माता वैष्णो देवी के पास से मिला है अरबों का खजाना। भारत की बदल जाएगी किस्मत। बता दें, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी से थोड़ी ही दूर पर मौजूद रियासी जिले में अरबों का खजाना मिला है। दरअसल भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि उन्हें पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले सलाल हेमना गांव में 59 लाख टन का लिथियम इनफाई रिसोर्सेज यानी G3 का भंडार मिला है। यानी कि दोस्तों इस खबर को अपडेट करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले सिर्फ लिथियम मिलने की खबर आई थी दोस्तों। अब इसका कौन सा वेरिएंट है वो भी निकलकर सामने आ गया है। बता दें कि जहां 59 लाख टन का लिथियम मिला है वो ये गांव माता वैष्णो देवी जी से मात्र थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि अरबों के मिले इस खनिज भंडार से भारत के बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू के रियासी जिले के सलाल हेमना गांव के 15 किलोमीटर के दायरे में करीब 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिला है। आपको बता दें, लिथियम भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज की जाने वाली बैटरी के बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम बैटरी का उपयोग किया है, जिसके लिए लिथियम बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वहीं अब भारत में ही लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब इसे नीलामी के लिए लेकर जाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट सेक्शन में जय माता जी जरूर लिखिएगा दोस्तों। उन्हीं की कृपा से उन्हीं के आसपास ये बड़ा भंडार मिला है लिथियम का। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान हुआ लाचार, IMF से मदद पाने के लिए टेके घुटने, जनता का हाल हुआ बेहाल। बता दें, महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की आम जनता पर आने वाले दिन और मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। पाकिस्तान के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लोन देने को लेकर जो शर्तें रखी हैं उनमें सब्सिडी खत्म करना भी शामिल है। IMF की टीम 10 दिनों तक पाकिस्तान में रही, लेकिन बेल आउट पैकेज पर किसी तरह की सहमति नहीं बना पाई और वो 10 फरवरी को वापस लौट गई। दोनों पक्षों के बीच राजकोषीय नीति पर चल रहे मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान सब्सिडी को कम करे और अपने राजस्व में बढ़ोतरी करे। IMF अस्थायी राजस्व उपायों पर जोर दे रहा है, जिसमें GST को 17 से बढ़ाकर 18% करना, पेट्रोलियम तेल उत्पादों पर GST लगाना जैसे उपाय शामिल हैं। मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तानी सरकार और IMF के बीच सोमवार शाम को एक वर्चुअल मीटिंग तय है। इस मीटिंग से पहले रविवार को पाकिस्तान की कैबिनेट ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और सब्सिडी समाप्त करने की योजना को मंजूरी दे दी। आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान में दूध की कीमत की बात करें तो दूध की कीमत 210 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, दुकानदारों ने खुला दूध 190 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिया है और
और जिंदा ब्रायलर चिकन जिसमें पिछले 2 दिनों में 30 से 40 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे इसकी लागत प्रति किलोग्राम 450 से 500 रुपए हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान की अब जो स्थिति हो चुकी है, महामारी मच चुका है दोस्तों। लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है दोस्तों, वो भी बड़े बड़े दुकानों पर। अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की, और इससे उबरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां रशिया की सबसे बड़ी कामयाबी बखमुत के करीब पहुंची रूसी सेना, नजदीकी शहर पर कब्जे का सबसे बड़ा दावा। बता दें, रशिया के अर्धसैनिक बल वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रविवार को कहा है कि उनके सैनिकों ने यूक्रेनी शहर क्रास्ना होरा पर कब्जा कर लिया है। ये बखमुत एक प्रमुख शहर है जिसे मॉस्को कई महीनों से जीतने की कोशिश कर रहा है, से कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यूरो न्यूज के मुताबिक येवेगेनी प्रोझोझिन उनकी प्रेस सेवा के हवाले से कहा, आज वैगनर की हमला इकाइयों ने क्रास्ना होरा के इलाके को ले लिया। 6 महीने से अधिक समय से वैगनर और रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीमित सामरिक महत्व का शहर है, लेकिन लड़ाई की लंबी अवधि के कारण इसे बहुत प्रतीकात्मक महत्व मिला है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जंग से बदहाल यूक्रेन IMF से लोन मांगेगा। सरकार का वित्तीय घाटा 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, या यूं समझ ले कि पार कर नहीं वाला है। अमेरिकी मदद से भी अब नहीं हो पाएगी इसकी भरपाई। जी हाँ, जंग से बदहाल यूक्रेन देश के हालातों को सुधारने के लिए IMF से लोन मांगने वाला है। जेलेंस्की की तरफ से भेजे गए कई नेता इसी हफ्ते पोलैंड की राजधानी वॉर्शा में IMF के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के वित्त मंत्री सेर्गेई मर्चेंको ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि इस साल यूक्रेन का वित्तीय घाटा बढ़कर 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ग्रांट के तौर पर अमेरिका से मिलने वाले 81,000 करोड़ और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाले 1 लाख करोड़ भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन दोनों जगहों से मदद मिलने के बावजूद यूक्रेन को 82,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ चलते और खबर की तरफ, जहां भारत और नेपाल के बीच कमजोर होता जा रहा रोटी बेटी का रिश्ता। पहले कोरोना महामारी और अब चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के चलते भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पहले जैसे सामान्य व मधुर नहीं रहे। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी के संबंध अब कमजोर पड़ने लगे हैं। नेपाल और भारत के बीच सरहद जितनी कमजोर रही है, सरहद के दोनों ओर रहने वाले लोगों के रिश्ते उतने ही मजबूत रहे हैं, लेकिन रिश्तों की जमीन अब कमजोर हो रही है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की गर्माहट के केंद्र रहे वीरगंज और रक्सौल की दूरी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि संबंध वीरगंज और रक्सौल के बदले दिल्ली और काठमांडू में शिफ्ट हो गया है। काम पर कर वापस जा रहे मजदूरों की साइकिल में टंगे खाद के बोरे से बने थैले की जांच सरहद पर सख्ती से की जा रही है। सब्जियों के थैले में सुरक्षा बल अफीम खोज रहे हैं। साइकिल पर सवार दोनों तरफ के मजदूर अपने ही इलाके में अनजान से लगने लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम पनप ही जाता है। पाबंदियों से अरेंज मैरिज पर गहरा असर पड़ा है। आपको बता दें, नेपाल के मधेसी समुदाय और भारत में सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों में एक दूसरे के यहाँ शादी करना आम बात है, लेकिन कोरोना महामारी में 2 साल सीमा बंद होने के बाद नए संबंध को लेकर लोगों ने अब सोचना बंद कर दिया है। आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा जो बाधक है दोस्तों, वो है SSB जवानों की सख्ती। आवागमन करने वालों के साथ इस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है कि दोनों ओर के लोग अब आवागमन से कतराने लगे हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों का व्यापार भी ठप हो चुका है। बिना किसी परमिट आने जाने की अनुमति की अब मांग है। ऐसे में विदेश सचिव का 2 दिवसीय नेपाल दौरा होने वाला है दोस्तों। दोनों देश आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुए हैं सहमत। बता दें, 2 दिवसीय हिमालयी राष्ट्र के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष भरत राज पौड्याल से मुलाकात की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक बातचीत की। क्वात्रा अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। जी हां, ऐसे में इनको हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां कतर के अमीर के इस्तांबुल दौरे से पाकिस्तान की किरकिरी शहबाज शरीफ को नहीं मिली थी तुर्की में जाने की इजाजत। बता दें, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने रविवार को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। कतर के अमीर का भूकंप प्रभावित राष्ट्र का यह दौरा 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहली ये कि पिछले सोमवार के घातक भूकंपों के बाद किसी भी विदेशी नेता की तुर्की की ये पहली यात्रा है। तो वहीं इस यात्रा को महत्वपूर्ण बनाने वाली दूसरी वजह यह भी है कि हाल ही में तुर्की ने अंतिम क्षण में अंकारा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। तुर्की के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के पीएम ने तुर्की के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए बुधवार यानी 8 फरवरी अंकारा की यात्रा का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने यह जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को तुर्की का दौरा करने वाले हैं। इसके चलते गुरुवार को पाकिस्तान में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों शहबाज शरीफ की इतनी घोर और घनघोर और उससे भी भयंकर बेइज्जती तब हुई जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम अल थानी ने रविवार को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की, हाथ मिलाया। यानी कि पाकिस्तान को वो अहमियत नहीं दी गई दोस्तों जो कतर के अमीर को दी गई। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या शहबाज इसको शर्मिंदगी फील करेंगे इस पर दोस्तों, या हमेशा की तरह ढीठ बने रहेंगे और अपने देश को गर्त में लेकर जाते रहेंगे? चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां चीन ने फिर की उकसाने वाली हरकत, फिलीपीन के तटरक्षक जहाज को सैन्य ग्रेड लेजर लाइट से बनाया निशाना। बता दे चीन की आक्रामक व उकसाने वाली हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी चीन के जासूसी बैलून को लेकर चल रहा मामला ठंडा नहीं हुआ था कि चीनी तटरक्षक जहाज ने विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के एक तटरक्षक जहाज को सैन्य ग्रेड लेजर लाइट के साथ 2 बार निशाना बना दिया। इससे फिलीपीन के जहाज के चालक दल के सदस्यों में से कुछ सदस्यों को कुछ समय के लिए कुछ भी दिखना बंद हो गया। ये जानकारी फिलीपीन के तटरक्षक ने सोमवार को दी और चीनी जहाज के इस कृत्य को मनीला के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, समाधान यात्रा में सीएम नीतीश पर फेंका गया कुर्सी का टुकड़ा कुछ फासले पर जाकर गिरा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को समाधान यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे थे। बारूण के कंचनपुर में लोगों की भीड़ खचाखच भरी थी। इस दौरान नीतीश कुमार वहां से गुजर रहे थे, तभी किसी ने उनके ऊपर कुर्सी का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुर्सी का टुकड़ा मुख्यमंत्री के चेहरे के बेहद पास से गुजरा। इसे भी उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। कुर्सी का टुकड़ा किसने फेंका पता नहीं। कंचनपुर में वो पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन के दौरान ही किसी ने कुर्सी का टुकड़ा फेंका जो उनके सामने जा गिरा। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक टुकड़ा उनके बेहद करीब फेंका गया। नीतीश सोमवार को जीविका दीदियों और विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और खबर बताते हैं, जहां राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा हुआ रद्द, कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा वाराणसी में नहीं उतरने दिया चार्टेड प्लेन। जी हाँ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके चार्टेड प्लेन को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतरने दिया गया। बता दें कि राहुल गांधी को सोमवार रात एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाना था। मंगलवार सुबह उन्हें कमला नेहरू ट्रस्ट की अहम बैठक में हिस्सा लेना था। स्वराज भवन में उनका प्रवास था। राहुल के प्लेन ने केरल के वायनाड से उड़ान भरी थी जिसे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरना था। कांग्रेस के आरोप के मुताबिक राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन को उतरने नहीं दिया गया, इसीलिए उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार घबरा गई है, इसीलिए उनकी फ्लाइट को वाराणसी में नहीं उतरने दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपा सरकार का रवैया शर्मनाक है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन को उतरने नहीं दिया है दोस्तों, तो पक्का सुरक्षा से रिलेटेड कोई तर्क होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार को घेरने से बाज नहीं आती है दोस्तों और उल जुलूल बयान देती रहती है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी के इस चार्टर्ड प्लेन की रुकावट को लेकर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।